हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्स स्टडी। आज हम कई टॉपिक स्टडी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे, एक क्विक रिवीजन लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मास फ्लो रेट कुछ टर्म्स होगी जो हमारे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होती है। वो होती है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इक्वल टू होता है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन किलोजूल पर मिनट अपॉन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन किलोजूल पर केजी। जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किलोजूल पर मिनट में होगा वो हमारा टन में दिया होगा, जिसको 210 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो फाइनल टर्म्स आएगी वो आएगी किलोजूल पर मिनट में। जो हमारा जो जैसे कि डिनोमिनेटर में दिया गया है, ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, ये हमारी जो टर्म निकलेगी वो डायग्राम से या फिर ग्राफ से निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म होगी हमारी पावर इक्वल टू होता है हमारा वर्क डन बाय कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर बोल सकते हैं, जो कि हमारे होगी किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट। COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू होता है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेसर। अब हम एक क्विक रिवीजन लेंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल हीट एक्सचेंजर होता है और उसका जो डायग्राम होगा ये होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज में रैमिंग, सेकंड स्टेज में हमारे मेन कंप्रेसर में कंप्रेशन, और थर्ड स्टेज में जो कि हमारा होगा कूलिंग, कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग। फोर्थ स्टेज में हमारा जो होगा वो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन वॉल में, और एक्सपेंशन वॉल में भी बोल सकते हैं, और टर्बाइन भी बोल सकते हैं आप। और जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसके अंदर हम हमारा जो हीट रिमूवल होगा टर्बाइन के अंदर। टर्बाइन के बाद जो हमारा कैबिन के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट रिलीज होगा या एयर रिलीज होगा वो होगा हमारा लास्ट स्टेज। ऐसे ही इस जो सेकंड हमारा जो टाइप था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वो था एयर इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम। इसमें हम एक एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंज के लिए एक एक्स्ट्रा इवापोरेटर, एक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, इवापोरेटर, जिससे हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, जो कि हमारा 4 से 4 डेज में दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायग्राम में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। अब बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में हमारी रैम एयर यहाँ से एंटर करती है और फिर मेन कंप्रेसर में जाके कंप्रेस होती है। कंप्रेशन के बाद जब हमारी कुछ पार्ट जो हमारा कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर से जो एयर का यहाँ से आता है, तो हमारा हीट एक्सचेंजर से फ्लो करके, हीट एक्सचेंज करके सेकेंड स्टेज में जाकर यहाँ पे एक सेकेंडरी कंप्रेसर के थ्रू अगेन कंप्रेस किया जाता है। अब उस कंप्रेशन के बाद अगेन इसको कूलिंग के लिए सेकेंड हीट एक्सचेंजर के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद फिर इसको टर्बाइन में एक्सपेंड किया जाता है। इसमें मेन कंप्रेसर होगा और दूसरा सेकेंडरी कंप्रेसर। सेकेंडरी कंप्रेसर हमारा टर्बाइन से जो पावर मिलेगी उससे ड्राइव किया जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोसेस 1 to 2 जो हमारा रैमिंग प्रोसेस होगा, 2 to 3 हमारा मेन कंप्रेसर में जो कंप्रेशन होगा वो होगा, 3 to 4 और 3 to 4 में हमारा जो फर्स्ट जो हीट एक्सचेंजर होगा उसके अंदर हमारा हीट रिमूवल होगा, और 4 to 5 और 5 4 to 5 और 5 4 to 5 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और जो हमारा 4 to 5 होगा वो हमारा प्रैक्टिकल होगा, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हमारा जो कंप्रेशन होगा वो सेकेंडरी कंप्रेसर में होगा। अब नाउ 5 से 6 के अंदर जो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिमूवल होगा, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सेकेंडरी हमारा हीट एक्सचेंजर में हीट रिमूवल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। नाउ 0.6 से 0.7 के बीच, और कह सकते हैं आप 0.7
के बीच जो हमारा एक्सपेंशन होगा और जो टेम्परेचर रिडक्शन होगा वो एक्सपेंशन के थ्रू होगा। वो एक्सपेंशन हमारा ये कूलिंग और टर्बाइन के अंदर होगा, जहाँ पे फाइनली हमारा केबिन में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। और जो हमारा प्रोसेस 7 to 8 होगा वो हमारा एक पर्टिकुलर स्पेस को जिसको भी हमें कूल करना है वहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होगा एयर के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस कूलिंग सिस्टम हैज़ 2 हीट एक्सचेंजर्स। 2 हीट एक्सचेंजर हो गए, नंबर 1 फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, सेकंड हीट एक्सचेंजर, और 2 ही हमारे कंप्रेसर हो गए, मेन कंप्रेसर और सेकेंडरी कंप्रेसर। जो हमारा मेन कंप्रेसर होगा वो तो हमारा जो एयरक्राफ्ट का हमारा जो इंजन होगा, टर्बाइन होगा, उसके थ्रू रन करेगा। और जो हमारा सेकेंडरी जो कंप्रेसर होगा वो जो हमारा टर्बाइन है उसके थ्रू, इस टर्बाइन के थ्रू रन करेगा। जो हमारा मास फ्लो रेट होता है बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में वो होता है MA = 210Q/Cp T8 - T7 प्रोसेस 7 to 8, क्योंकि हमारा यहाँ पे हीट रिमूवल होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो हमारी यूनिट होगी न्यूमरेटर में जो यूनिट होगी वो हमारी किलो जूल पर मिनट में होगी, और जो हमारी डिनोमिनेटर में होगी वो किलो जूल पर केजी में। ये रहा। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला होगा मास फ्लो रेट का वो होगा ये। नाउ द पावर फॉर द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। अब पावर इक्वल टू होता है हमारा वर्क डन बाय द कंप्रेसर किलो जूल पर सेकेंड और इन किलोवाट। वो जो हमारा होगा प्रोसेस 2 से 3 ये जो हमारा होगा P इक्वल टू होता है हमारा MACP T3 - T2 अपॉन 60 से डिवाइड करने पर हमारे जो यूनिट हो जाएगी इसकी जूल पर सेकंड से बदल कर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी किलो जूल पर सेकंड और किलोवाट में। अगर हम इसको यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इस जो वैल्यू को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, P × 60 = MACP T3 - T2 अपॉन 60। 60 इधर पहुँचा देगा। नाउ द COP, जो हमारी CAP ऑफ द रेफ्रिजरेटर होता है वो होता है 210Q/MACP T3 - T2। जो न्यूमरेटर में हो गई हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की होगी वैल्यू, और जो डिनोमिनेटर में होगी वो कंप्रेसर वर्क डन, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर वर्क डन होगा प्रोसेस 3 और 2 के बीच होगा। तो इस वजह से हम ये जो हमारा होगा वर्क डन वो होगा MACP T3 - T2। और जो MACP T3 - T2 की वैल्यू जब यहाँ से पुट करेंगे तो फाइनली हमारा 210Q, यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, 210Q/P × 60। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि है बूटस्ट्रैप एयर इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम। अब बूटस्ट्रैप एयर इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो इवापोरेटिव सिस्टम में होता है वो एक इवापोरेटर इंक्लूड करा दिया जाता है। अब इस इवापोरेटर के थ्रू हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं 1 to 2 हमारा रैमिंग प्रोसेस हो गया, और 2 से 3 हमारा मेन कंप्रेसर में कंप्रेशन, 3 से 4 हमारा जो होगा वो हीट रिमूवल होगा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, और 4 से 5 में जो होगा हमारा वो सेकेंडरी कंप्रेसर में कंप्रेशन होगा, 5 से 6 और 5 से 5 ये हमारे सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर यानी कि सेकेंड हीट एक्सचेंजर में हीट रिमूवल होगा, और 5 से 6
जो हमारा होगा वो इवापोरेटर के अंदर हीट रिमूवल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, और 7 डेज से भी कह सकते हैं, 6 और 7 डेज के बीच जो हमारा होगा वो टर्बाइन में एयर का एक्सपेंशन होगा, जिसमें एक्सपेंशन होने के दौरान टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। फाइनली जब 7 डेज तक जो हमारा ये जो प्रोसेस होगा वो हीट रिमूवल का होगा, जो कि हमारे पर्टिकुलर स्पेस या फिर कैबिन से हीट रिमूवल होगा। अब इसके लिए मास फ्लो रेट होगा 210 Q अपॉन Cp T8 माइनस T7 डेज, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस 7 से 8 के बीच जो हमारा हीट रिमूवल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, पावर होगा हमारा, पावर इक्वल टू होता है MACP T3 डैश माइनस T2 डैश अपॉन 60 किलोवाट, और COP होती है हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय द कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा हमारा 210 Q, और वर्क डन बाय द कंप्रेसर होगा प्रोसेस 2 से 3 के बीच MACP T3 डैश माइनस T2 डैश, जो फाइनली होगा 210 Q अपॉन P into 60. Now the next type of refrigerating system, air refrigeration system. अब इसमें क्या होगा, ये होगा हमारा reduced ambient air cooling system। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, reduced ambient air, ambient को हम atmospheric air भी बोल सकते हैं। अब ambient air को हम कह सकते हैं, जो हमारा कूलिंग रेफ्रिजरेंट यूज होगा हीट एक्सचेंजर में, वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर के इक्वल होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा, और कह सकते हैं बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हो सकता है। जो फाइनली हमारे जो यहाँ पे जो एयर एंटर कर रही है वो रैमिंग के थ्रू एंटर कर रही है, और सेकेंड प्रोसेस में हमारा कंप्रेसर में, और कंप्रेसर से जो कुछ पार्ट हमारा जो यहाँ पे आ रहा है हीट एक्सचेंजर के लिए, जहाँ पे जो हीट हमारी एक्सचेंज हो रही है। अब हीट एक्सचेंज हमारे जो कौन से फ्लूइड के बीच हो रही है, एक तो यहाँ पे ये जो हमारा रैमिंग के थ्रू आ रहा है, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो होगा, लेकिन जो हमारा मेन कंप्रेसर से फ्लूइड आ रहा है उसके हाई टेम्परेचर और प्रेशर से कम होगा। अब इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को यहाँ पे एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही रिड्यूस किया जा रहा है। जो हमारी फाइनली जो हमारे जो एयर एंटर करेगी वो बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के और नॉर्मल प्रेशर के साथ एंटर करेगी, जो हमारे हीट एक्सचेंज का काम करेगी यहाँ पे इस प्रोसेस में। और फाइनली यहाँ से जो हमारा एयर होगी वो एक्सपेंडेड एयर, लो टेम्परेचर एयर फैन के थ्रू पास हो जाएगी, और जो हमारी मेन कंप्रेसर जो एक्सपेंडेड यहाँ पे टरबाइन में एक्सपेंड होने वाली एयर होगी वो हमारे जो कैबिन को और पर्टिकुलर स्पेस को जहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करनी है उसके लिए भेज दी जाएगी। जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, 1 से 2 रैमिंग प्रोसेस, 2 डैश से 3 डैश हमारे मेन कंप्रेसर में कंप्रेशन, 3 डैश से 4 हमारे कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर रिडक्शन और हीट रिडक्शन, और 4 से 5 डैश के बीच जो होगी, या 4 से 5 के बीच जो होगी वो हमारे टर्बाइन में एक्सपेंशन होगी, एयर का एक्सपेंशन। और यहाँ पे 5 डैश से 6 के बीच जो हमारा हीट रिमूवल होगा। और जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, MA इक्वल टू 210 Q अपॉन CP T6 माइनस T5 डैश। जो हमारा प्रोसेस जो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस होगा, प्रोसेस वो 0.5 और 6 के बीच होगा, यानी कि 5 डैश और 6 के बीच। तो फाइनली हमारा जो मास फ्लो रेट यानी कि MA इक्वल टू होगा 210 Q अपॉन CP T6 माइनस T5 डैश किलो जूल पर मिनट। और जो पावर इक्वल टू होती है हमारा वर्क डन बाय द कंप्रेसर इन किलोवाट। प्रोसेस 3 डैश और 2 डैश के बीच जो हमारा कंप्रेशन होगा, इस वजह से हमारा जो पावर की वैल्यू होगी वो होगी MACP T3 डैश माइनस
T2 डैश अपॉन 60 किलोवाट। COP इक्वल टू होता है हमारा 210Q M is CP T3 डैश माइनस T2 डैश, और COP इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 210Q अपॉन P इंटू 60। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का नाम जो है वो है रीजेनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। रीजेनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम में हमारे जो एयर को दोबारा से हीट एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कुछ पार्ट जो हमारा कैबिन को प्रोवाइड किया जा रहा था कूलिंग के लिए, उसी पार्ट को हम यहाँ से दोबारा से हीट एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इसको हम रीजेनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। बाकी सब प्रोसेस सेम है। यहाँ से जो आएगा हीट एक्सचेंजर के अंदर जाके यहाँ पे हीट रिड्यूस होगी, हीट रिजेक्शन होगा बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ एम्बियंट और रैम्ड एयर। रैम्ड एयर हमारी फाइनली फैन के थ्रू रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जो नेक्स्ट स्टेज में जो हमारा हीट एक्सचेंज प्रोसेस होगा, यानी कि इवापोरेटर भी बोल सकते हैं और हीट एक्सचेंजर, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर लिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन होगा वो हमारी कैबिन एयर के थ्रू होगा। कैबिन एयर हमारी एम्बियंट टेम्परेचर से कम की होती है। फाइनली जो हमारा जो एयर हमें आउटपुट में मिलेगी या फिर जो हमारे हीट रिजेक्शन के लिए एयर मिलेगी वो लो टेम्परेचर, बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल मिलेगी। अब इसके लिए मास फ्लो रेट होता है हमारा MA इक्वल टू 210Q CP अपॉन T CP इंटू T7 माइनस T6 डैश किलो जूल पर मिनट। और यहाँ पे दो मास हो गए। पहला मास M1 जो कि टोटल मास होगा हमारा जो मेन कंप्रेसर से आ रहा है यहाँ से। दूसरा हमारा जो सेकंड M2 जो मास होगा वो जो कुछ पार्ट जो यहाँ से कैबिन के लिए जो हमारी एयर जा रही थी उस कुछ पार्ट के अमाउंट को उसको बोलेंगे हम M2, यानी कि मास एस्केप और ब्लेड फ्रॉम द कैबिन टू प्रोवाइड रीजनरेटिव प्रोसेस और टू प्रोवाइड हीट एक्सचेंज फॉर द रीजनरेटर। अब यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 के बीच हमारा रैमिंग प्रोसेस हो रहा है जैसे कि पहले हो रहा है, और 2 से 3 के बीच मेन कंप्रेसर के बीच हमारा हीट एडिशन भी बोल सकते हो, बट हीट एडिशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे। जो टेम्परेचर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, और जो 3 से 4 के बीच जो हमारा हो रहा है वो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के बीच कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन हो रहा है। और जो हमारा 4 से 5 पॉइंट के बीच जो हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा है वो रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के बीच हो रहा है। फाइनली 0.5 से 6 डैश और 6 के बीच हमारा जो टर्बाइन में एयर का एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ से 6 डैश से 7 के बीच हमारा जो कैबिन में एंटर कर रही है एयर पर्टिकुलर स्पेस में जहाँ पे हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी है। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में जो हमारा हीट एक्सचेंज हो रहा है एयर के थ्रू वो हमारा प्रोसेस होगा 6 डैश से 7 के बीच। और जो हमारा अगर जो हमें M2 की वैल्यू, यानी कि जो कुछ पार्ट यहाँ से टर्बाइन से ले लिया गया है, कुछ पार्ट उसका एयर का, एम्बियंट एयर का या रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर का, उसका मास कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होगा M2 इक्वल टू होता है हमारा M1 T4 माइनस T5 अपॉन T8 माइनस T6 डैश। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस ये कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो T8 होगा, और T6 डैश जो होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, ये T6 डैश होगा। और फाइनली जो हमारा ये टेम्परेचर होगा ये T8, क्योंकि हमारा ये इन दोनों के बीच हो रहा है 8 और 6 के बीच। और जो हमारा मास होगा वो यहाँ पे A होगा, तो मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू जो दूसरा मास होगा M1
इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा और 0.4 से 5 के बीच होगा। ये जो 4 से 5 के बीच यानी कि फर्स्ट जो हीट एक्सचेंजर है उसके बीच होगा। ये जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा होगा T4, सॉरी हाँ T4, और जो ये हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा T5 होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारी फाइनली M2 की वैल्यू आ जाएगी और पावर इक्वल टू होगा हमारा M1 CP T3 डैश माइनस T2 डैश अपॉन 60 और COP होगी हमारी 210Q अपॉन M1 CP T3 डैश माइनस T2 डैश इक्वल टू फाइनली यहाँ से M1 CP T3 डैश माइनस T2 डैश की वैल्यू पुट करने के बाद COP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 210Q अपॉन P इंटू 60। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या कंटेंट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।